अगर तुम इतने इंडिपेंडेंट हो तो जब कोई तुम्हें मना करता है तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? सोचो, तुम्हारे हर डिसीजन के पीछे सच में तुम्हारा कंट्रोल है या कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें सीक्रेटली मैनिपुलेट कर रहा है? हर दिन तुम चॉइसेस लेते हो, ऑफिस में, रिश्तों में, जिंदगी के छोटे बड़े फैसलों में। लेकिन जितना ज्यादा कोई तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है उतना ही तुम्हारा मन उल्टा रिएक्शन देता है। इस ऑडियो बुक में हम तुम्हें ले चलेंगे उस छुपे हुए मनोविज्ञान के अंदर जहां इंसान अपने ईगो और फ्रीडम के लिए साइलेंटली लड़ता है। तुम जानोगे क्यों लोग उल्टा रिएक्शन देते हैं, पर्सुएजन कब फेल होती है और सटल इन्फ्लुएंस कैसे काम करती है बिना किसी फोर्स के। तैयार हो जाओ, ये सफर तुम्हारी सोच को चैलेंज करने वाला है। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा माइंड कितनी आसानी से उलझ सकता है? चैप्टर 1, फ्रीडम। वो चीज जो दिखती नहीं लेकिन छिनते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इमेजिन करो, तुम किसी अपने से बात कर रहे हो, शायद दोस्त, पार्टनर, जूनियर या घर का कोई मेंबर। तुम काल्म हो, तुम्हें लग रहा है मैं तो सही बात ही तो कह रहा हूं। तुम कहते हो, देख मेरी बात मान, ये तेरे लिए अच्छा है। और सामने वाला अचानक स्टिफ हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता लेकिन उसका मूड बदल जाता है, आंखों में रेजिस्टेंस आ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी बात सही थी या गलत, सवाल ये है उस मोमेंट में क्या छिन गया। जैक ब्रेम यहीं से शुरू करता है। वो कहता है इंसान के पास एक चीज होती है जिसे वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन उसके बिना वो सांस भी ठीक से नहीं ले पाता। उस चीज का नाम है फ्रीडम। और नहीं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये है मैं डिसाइड कर सकता हूं। तुम नोटिस नहीं करते लेकिन हर इंसान अपने डिसीजंस को अपनी प्रॉपर्टी मानता है। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं कब करूं, ये सब उसके दिमाग में उसकी जमीन है। और जब कोई बिना परमिशन उस जमीन पर कदम रखता है तो इंसान सोचता नहीं, वो रिएक्ट करता है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं शायद वो स्टबर्न है, शायद वो इमेच्योर है, शायद उसे समझ नहीं आ रहा। नहीं, उसने तुम्हारी बात रिजेक्ट नहीं की, उसने अपनी फ्रीडम डिफेंड की है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, जब तुम किसी को एडवाइस देते हो तो क्या वो एडवाइस मांगी गई होती है या तुम खुद डिसाइड कर लेते हो कि अब इसे समझाना जरूरी है? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। ब्रेम साफ कहता है एडवाइस भी थ्रेट बन सकती है। हाँ, अगर वो फ्रीडम को टच करती है। तुम मदद करना चाहते हो लेकिन सामने वाले के दिमाग में मैसेज कुछ और जाता है। तुम केपेबल नहीं हो, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। और ईगो यहीं जागता है। एक लाइन याद रखो, धीरे, पॉज के साथ। लोग एडवाइस को नहीं रिजेक्ट करते, वो कंट्रोल को रिजेक्ट करते हैं। अब एक छोटी सी कहानी। एक पिता है, बेटा कुछ गलत डिसीजन ले रहा है। पिता जेन्युइनली कंसर्न्ड है। वो रोज समझाता है और फिर डांटने लगता है। रिजल्ट, बेटा और ज्यादा गलत करता है। अब सरफेस पर क्या दिखता है? बच्चा बिगड़ गया है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? बेटे की फ्रीडम लगातार थ्रेटन हो रही थी तो उसने एक ही तरीका चुना, ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं क्योंकि वो सही था बल्कि क्योंकि वो फ्री रहना चाहता था। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी किसी की लाइफ में गुड इंटेंशन के नाम पर प्रेशर बना रहे हो? क्या तुम एडवाइस देते वक्त ये अस्यूम कर लेते हो कि सामने वाला सुनेगा ही? अगर हाँ, तो रेजिस्टेंस तुम्हारी गलती है, उनकी नहीं। एक और लाइन, और इसे हल्के में मत लेना। जैसे ही किसी को लगता है कि चॉइस उससे छीनी जा रही है, वो कंटेंट सुनना बंद कर देता है। अब चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो, रिलेशनशिप हो या ये ऑडियो बुक, साइकोलॉजिस्ट यहां जजमेंट नहीं देता, वो डायग्नोसिस देता है। और डायग्नोसिस ये है, तुम हेल्प नहीं कर रहे थे, तुम अननोइंगली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे थे। चैप्टर 1 का यही पॉइंट है। फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। और जो इंसान इसे थ्रेटन करता है वो चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, सुना नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी चीज रेजिस्टेंस ट्रिगर करती है। लॉजिक, इमोशन? नहीं, कुछ और है। और शायद तुम रोज वही कर रहे हो। सोचो और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, रेजिस्टेंस सच में कब ट्रिगर होती है और क्यों लोग आपकी बात सुनते सुनते अंदर से बंद हो जाते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब कोई आपसे कहता है आप ऐसा मत कीजिए, बस इतना सा, अब ऑनेस्टली सोचिए उस पल आपके अंदर क्या होता है? आप शांत हो जाते हैं या मन में हल्की सी इरिटेशन उठती है? अगर आपने दूसरा ऑप्शन महसूस किया तो आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस को पहचान चुके हैं। जैक ब्रेम ने अपनी किताब में एक बहुत सिंपल लेकिन डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट बताया है। कुछ लोगों को एक चीज फ्रीली चूज करने दी गई और कुछ लोगों से वही चॉइस छीन ली गई। रिजल्ट, जिनसे चॉइस छीनी गई थी
उन्हें वही चीज और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बेनिफिट के, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो चीज उनकी चॉइस नहीं रही। इमेजिन कीजिए, आप किसी अपने से कह रहे हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं, लेकिन टोन थोड़ा टाइट है, वॉइस में अर्जेंसी है, और एंड में एक लाइन आती है, आपको समझना चाहिए। यहीं पर रेजिस्टेंस ट्रिगर होती है। अब एक बात साफ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस तब नहीं आती जब बात गलत हो। रेजिस्टेंस तब आती है जब सामने वाले को ये फील होता है कि मेरी फ्रीडम कम हो रही है। आप किसी जूनियर को गाइड कर रहे हैं, इंटेंशन जेन्युइन है, आप कहते हैं, देखिए ये तरीका गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए। वो सामने से हाँ में सिर हिला देता है, मीटिंग खत्म होती है और अगली बार वो वही पुराना तरीका यूज करता है। अब आप सोचते हैं ये सुनता ही नहीं, लेकिन सच क्या है, उसने आपकी बात रिजेक्ट नहीं की, उसने अपनी ऑटोनॉमी बचाई। जैक ब्रेम इस पॉइंट पर बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं, रेजिस्टेंस सोच समझकर नहीं आती, रेजिस्टेंस रिफ्लेक्स की तरह आती है। जैसे ही दिमाग को सिग्नल मिलता है कि चॉइस खतरे में है, वो डिफेंड मोड में चला जाता है। ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस ज्यादातर लाउड नहीं होती, ये चिल्लाकर नहीं आती, ये स्माइल के पीछे छुप जाती है, यस यूर राइट के पीछे छुप जाती है, लेकिन बिहेवियर में दिख जाती है। पेरेंट अपने बच्चे से कहता है, मोबाइल ज्यादा मत चलाओ, बच्चा सामने से कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वही काम करता है। अब सवाल ये नहीं है कि मोबाइल सही है या गलत, सवाल ये है किसने कंट्रोल लिया। यहां एक बहुत डेंजरस ट्रिगर आता है जिसे हम बहुत कैजुअली यूज करते हैं, और वो है सर्तेजा। जब आप बहुत सिगूरा होते हैं, बहुत फाइनल टोनों में बोलते हैं, तो सामने वाले के पास डिस्कशन की जगह नहीं बचती, और जब डिस्कशन की जगह नहीं होती तो रेजिस्टेंसिया अपने आप पैदा होती है। एक लाइन ध्यान में रखिए, धीरे से, जहां चॉइस खत्म होती है वहीं रेजिस्टेंस शुरू होती है। आप जितना ज्यादा पुश करेंगे, सामने वाला उतना ही अपने स्टैंड को पकड़कर बैठेगा, भले ही वो स्टैंड गलत हो, क्योंकि यहां लड़ाई राइट वर्सेस रॉन्ग की नहीं है, यहां लड़ाई है मेरी फ्रीडम वर्सेस आपका प्रेशर। अगर रेजिस्टेंस ट्रिगर हो गई तो आगे क्या होता है? क्या लोग ओपनली रिबेल करते हैं, या वो अग्री करते हुए अंदर ही अंदर डिस्टेंस बना लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होता? अगले चैप्टर में हम एग्जैक्टली यही डिसेक्ट करेंगे, प्रेशर और अथॉरिटी कैसे फेक अग्रीमेंट पैदा करते हैं और लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और रिलेशनशिप को साइलेंटली खत्म कर देते हैं। अगर अभी तक आपको कहीं ना कहीं खुद की रिफ्लेक्शन दिखी है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। चैप्टर 3, प्रेशर, अथॉरिटी और कंप्लायंस का सबसे बड़ा भ्रम। जब लोग हाँ कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। आप किसी मीटिंग में हैं, कोई सीनियर बोल रहा है, टोन कॉन्फिडेंट है, डिसीजन फाइनल लग रहा है, वो पूछता है, सब अग्री हैं राइट? कमरे में हल्की सी साइलेंस, फिर धीरे धीरे सब सिर हिलाते हैं, हाँ सब अग्री कर लेते हैं। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सच में सब अग्री थे या बस प्रेशर से बाहर निकलना चाहते थे? यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। जैक ब्रेम इस इल्यूजन को बहुत साफ शब्दों में तोड़ते हैं। वो कहते हैं, कंप्लायंस को लोग एक्सेप्टेंस समझ लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कॉम्प्लायंस एक कैश मैं मान रहा हूं, एक्सेप्टेंस एक टैश मैं मान चुका हूं, और इनके बीच का फर्क पूरी साइकोलॉजी बदल देता है। प्रेम बताते हैं कि जब किसी इंसान पर अथॉरिटी से प्रेशर आता है तो वो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही अथॉरिटी हटती है उसका बिहेवियर वापस पुराना हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन उसका था ही नहीं। आप बॉस हैं या पेरेंट या किसी पोजीशन में हैं, आप कहते हैं ये ऐसे ही होगा। सामने वाला आर्ग्यू नहीं करता, ना आवाज उठाता है, ना डिबेट करता है। आपको लगता है बात मान ली, लेकिन असल में वो बस लड़ाई से बच रहा था। यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए, अथॉरिटी रेजिस्टेंस को खत्म नहीं करती, अथॉरिटी रेजिस्टेंस को दबा देती है, और दबा हुआ रेजिस्टेंस बाद में और ज्यादा डैमेज करता है। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, पेरेंट बच्चे से कहता है, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। बच्चा सामने से ओबे करता है, रूल्स फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही पेरेंट नजर से हटता है वही काम सीक्रेटली शुरू हो जाता है। अब सरफेस पर क्या दिखता है? डिसिप्लिन, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? फ्रीडम रिक्लेम करने की कोशिश। जैक ब्रेम यहां एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं, प्रेशर शॉर्ट टर्म ऑर्डर बनाता है, लॉन्ग टर्म ऑपोजिशन, और ये ऑपोजिशन हमेशा लाउड नहीं होती। रेजिस्टेंस कई बार साइलेंस बन जाती है। लॉजिकली अग्री करना
इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना, काम करना लेकिन दिल से नहीं। अब एक और सीन, आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, आप फैक्ट्स दे रहे हैं, वॉइस असर्टिव है, सामने वाला एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करता है। यहीं रुकिए। अगर सामने वाला जस्टिफाई कर रहा है तो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी मर चुका है। एक लाइन याद रखिए, जहां डिफेंस शुरू होता है वहीं इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। अब यहां सर्टेनिटी का खेल आता है। जब आप बहुत फाइनल हो जाते हैं, बहुत श्योर, तो सामने वाले के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो ओबे करो या अंदर से रिबेल करो। बीच का रास्ता नहीं बचता, और यहीं कंप्लायंस का इल्यूजन पैदा होता है। आपको लगता है सब स्मूथ है, लेकिन असल में कनेक्शन टूट चुका होता है। इस चैप्टर की कोर वैल्यू समझ लीजिए। अगर किसी ने आपकी अथॉरिटी की वजह से हाँ कहा है तो वो डिसीजन उसका नहीं है, और जो डिसीजन अपना नहीं होता वो टिकता नहीं है। अगर प्रेशर और अथॉरिटी लोगों को ओपनली रिबेल नहीं कराते तो वो करते क्या है? क्या वो फॉरबिडन चीजों की तरफ और अट्रैक्ट होते हैं? क्या रिस्ट्रिक्शन डिजायर को बढ़ा देती है? अगले चैप्टर में हम एग्जैक्टली यही खोलेंगे। कंट्रोल कैसे डिजायर पैदा करता है, बैन कैसे अट्रैक्शन बन जाता है, और फ्रीडम छीने जाने पर इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों चुनता है। चैप्टर 4, द फॉरबिडन इफेक्ट। क्यों कंट्रोल करने से डिजायर बढ़ जाती है? एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं और ऑनेस्टली जवाब दीजिए। अगर किसी चीज के बारे में आपसे कहा जाए ये मत करना, ये गलत है, ये अलाउड नहीं है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो चीज और ज्यादा याद आने लगती है ना? यही कॉन्ट्रडिक्शन इस चैप्टर की शुरुआत है। जैक ब्रेम ने अपनी किताब में इसे एक नाम दिया है, द फॉरबिडन इफेक्ट। मतलब जैसे ही कोई चीज फॉरबिड होती है उसकी साइकोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाती है। क्वालिटी बदली नहीं, बेनिफिट बदला नहीं, सिर्फ एक चीज बदली, फ्रीडम। प्रेम किताब में बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कुछ ऑप्शंस फ्रीली चूज करने दिए गए और दूसरे ग्रुप से कुछ ऑप्शंस डिलिबरेटली हटा दिए गए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, जिन ऑप्शंस को हटा दिया गया था उन्हें लोगों ने बाद में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बताया, बिना ये जाने कि वो ऑप्शन असल में बेहतर था या नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो ऑप्शन अब उनकी चॉइस नहीं रही। पेरेंट बच्चे से कहता है, ये दोस्त ठीक नहीं है, इससे बात मत करो। बच्चा पहले नॉर्मल था, लेकिन अब वही दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि दोस्त सही था या गलत, सवाल ये है किसने डिसीजन लिया। यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो आप बिहेवियर को नहीं बदलते, आप सिर्फ डिजायर को अंडरग्राउंड कर देते हैं। जैक ब्रेम इस पॉइंट पर बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन बिहेवियर को नहीं मारता, रिस्ट्रिक्शन अट्रैक्शन को बढ़ाता है, और अट्रैक्शन जब दबाई जाती है तो वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जितना ज्यादा कंट्रोल उतना ज्यादा क्यूरियोसिटी, जितना ज्यादा मॉरल प्रेशर उतनी ज्यादा रिबेलियन। ऑफिस में बॉस कहता है ये तरीका अलाउड नहीं है, एम्प्लॉइज सामने से मान लेते हैं, लेकिन पीछे क्या होता है? वही तरीका शॉर्टकट्स बनकर हिडन वेज में वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि बैन ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उसने सिर्फ कंट्रोल दिखाया। यहां साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। इंसान कुछ भी करके ये प्रूव करना चाहता है कि मैं फ्री हूं, भले ही वो फ्रीडम गलत चॉइस के जरिए ही क्यों ना दिखानी पड़े। एक लाइन ध्यान से सुनिए और पॉज लीजिए। फॉरबिडन चीज अच्छी नहीं होती, फॉरबिडन चीज सिर्फ पावरफुल हो जाती है। अब इस चैप्टर की कोर वैल्यू समझिए। जब आप किसी को कहते हैं ये मत करो, तो आप अननोविंगली उस चीज को स्पॉटलाइट में डाल देते हैं। अब लड़ाई राइट वर्सेस रॉन्ग की नहीं रहती, अब लड़ाई हो जाती है आप वीस मेरी फ्रीडम। अगर बैन डिजायर बढ़ाता है, अगर रिस्ट्रिक्शन रिबेलियन पैदा करती है, तो रिलेशनशिप्स में क्या होता होगा? जहां कंट्रोल केयर के नाम पर आता है, जहां प्रेशर मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं जैसी लाइंस में छुपा होता है। अगले चैप्टर में हम एग्जैक्टली यही खोलेंगे, कैसे रिलेशनशिप्स में रेजिस्टेंस क्वाइटली पैदा होती है, कैसे लव प्रेशर बन जाता है, और कैसे लोग आर्ग्यू नहीं करते, बस विथड्रॉ कर जाते हैं। अगर आपको अभी तक कहीं ना कहीं अपनी गलती की झलक दिख रही है तो अगला चैप्टर और ज्यादा पर्सनल होने वाला है। चलते हैं आगे। चैप्टर 5, रेजिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स एंड एवरीडे लाइफ। जब केयर कंट्रोल बन जाता है और रिश्ता चुपचाप टूटने लगता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है जिन लोगों की आप सबसे ज्यादा केयर करते हैं वही आपकी बात सबसे कम क्यों सुनते हैं? स्ट्रेंजर्स शायद मान जाए, लेकिन अपने लोग वो आर्ग्यू नहीं करते, वो बस दूर हो जाते हैं।
यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। जैक ब्रेम इस पॉइंट पर बहुत साफ ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पैदा होती है जहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेक्स हाई होते हैं, ईगो इन्वॉल्व्ड होता है, फ्रीडम ज्यादा प्रेशियस हो जाती है। ब्रेम बताते हैं कि जब किसी रिलेशनशिप में एक व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, पेरेंट चाइल्ड, टीचर स्टूडेंट, बॉस एम्प्लॉई, तो सामने वाला अक्सर ओपन रिबेलियन नहीं करता। वो कंप्लाई करता है, रूल्स फॉलो करता है, लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आर्ग्यूमेंट बनकर नहीं आती, वो विदड्रॉल बनकर आती है। अब इसे रियल लाइफ में देखिए। पेरेंट रोज बच्चे से कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मुझे ज्यादा पता है। बच्चा बहस नहीं करता, हाँ कह देता है, लेकिन धीरे धीरे शेयरिंग बंद हो जाती है, कॉन्वर्सेशन सरफेस लेवल हो जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चा बिगड़ा नहीं है, बच्चा गार्डेड हो गया है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए। रेजिस्टेंस रिश्तों में आवाज नहीं उठाती, रेजिस्टेंस दूरी बना लेती है। अब एक और एग्जाम्पल। कपल में एक पार्टनर हर डिसीजन गाइड करता है, ऐसा मत पहनो, ऐसे बात मत करो, इससे मिलना ठीक नहीं। इंटेंशन केयर की होती है, लेकिन इफेक्ट? दूसरा पार्टनर अपनी इंडिविजुअलिटी छुपाने लगता है, डिसएग्री नहीं करता, बस इमोशनली स्टेप बैक कर लेता है। जैक ब्रेम इस पैटर्न को अथॉरिटी रिएक्टेंस लूप कहते हैं। जितनी ज्यादा अथॉरिटी शो होगी, उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी साइलेंटली प्रोटेक्ट होगी। अगर कोई आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्री कर रहा है। कभी कभी इसका मतलब होता है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब एवरीडे लाइफ में देखिए, ऑफिस में बॉस स्ट्रिक्ट है, क्लियर रूल्स हैं, जीरो टॉलरेंस। शॉर्ट टर्म में ऑर्डर है, लॉन्ग टर्म में क्रिएटिविटी मर जाती है, ओनरशिप खत्म हो जाती है। एम्प्लॉयज जॉब करते हैं, केयर नहीं करते। यहाँ साइकोलॉजी सिंपल है, इंसान रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट से ज्यादा स्पेस चाहता है। जहां स्पेस नहीं मिलती, वहां ऑनेस्टी भी नहीं मिलती। एक लाइन पॉज के साथ सुनिए। जहां कंट्रोल होता है, वहां क्लोजनेस नहीं टिकती। अब इस चैप्टर की कोर वैल्यू समझिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ ऑनेस्ट रहे, तो आपको उसे फ्री महसूस कराना होगा। प्रेशर लॉयल्टी नहीं बनाता, प्रेशर सिर्फ साइलेंस बनाता है। अगर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप्स में विथड्रॉल बन जाती है, अगर लोग आर्ग्यू करने की बजाय इमोशनली दूर हो जाते हैं, तो इन्फ्लुएंस फिर बचता कैसे है? क्या कोई तरीका है जिससे बिना प्रेशर डाले लोग आपकी बात सुने? अगले चैप्टर में हम यही इल्यूजन तोड़ेंगे। पर्सुएजन क्यों फेल होती है, कन्विंसिंग क्यों उल्टा असर करता है, और साइलेंस कैसे इन्फ्लुएंस बन जाता है। छोटा सा पॉज। अगर आपको अभी तक कहीं ना कहीं अपने रिश्तों की इको सुनाई दे रही है, तो अगला चैप्टर और ज्यादा आई ओपनिंग होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 6, द इल्यूजन ऑफ पर्सुएजन। क्यों ज्यादा समझाना अक्सर ज्यादा नुकसान करता है। जब आपको कोई बात मनवानी होती है, तो आप क्या करते हैं? आप एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, लॉजिक बढ़ाते हैं, और आपको लगता है अब तो मान ही जाएगा। लेकिन सच बताइए, क्या हर बार ऐसा होता है? अक्सर नहीं। यहीं से पर्सुएजन का इल्यूजन शुरू होता है। जैक ब्रेम इस इल्यूजन को बहुत कामली एक्सपोज करते हैं। वो कहते हैं, जितना ज्यादा आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप सामने वाले की फ्रीडम को नैरो कर देते हैं, और फ्रीडम नैरो होते ही रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाती है। अब इसे रियल लाइफ से समझिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, वो शुरू में सुनता है, आप एक पॉइंट रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब सामने वाला बीच बीच में बोलने लगता है, एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है। यहीं रुक जाइए। अगर सामने वाला जस्टिफाई कर रहा है, तो पर्सुएजन फेल हो चुकी है। एक लाइन याद रखिए, पर्सुएजन वहीं मर जाती है जहां डिफेंस शुरू होता है। साइलेंस अक्सर वीकनेस नहीं होती, साइलेंस स्पेस होती है। लेकिन हम साइलेंस से डरते हैं, हम गैप भरने लगते हैं, और वही गैप प्रेशर बन जाता है। जैक ब्रेम बताते हैं कि इफेक्टिव इन्फ्लुएंस कम बोलने से नहीं, कम रिस्ट्रिक्ट करने से आती है। जब आप सामने वाले को सोचने की जगह देते हैं, वो आपकी बात अपनी भाषा में दोहराने लगता है, और वहीं रियल एक्सेप्टेंस शुरू होती है। सेल्स कॉल में सेल्स पर्सन लगातार बोल रहा है, फीचर्स, बेनिफिट्स, अर्जेंसी। कस्टमर हाँ में हाँ मिलाता है, कॉल खत्म होती है और डील नहीं होती। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने सुना नहीं, उसने सिर्फ प्रेशर टॉलरेट किया। यहाँ साइकोलॉजी सिंपल है, आप जितना ज्यादा पुश करते हैं, आप उतना ही सामने वाले को डिसीजन लेने से रोकते हैं। एक शार्प लाइन सुनिए, इन्फ्लुएंस कंट्रोल से नहीं, परमिशन से पैदा होती है। अब इस चैप्टर की कोर वैल्यू समझिए।
परसुएजन का मतलब किसी को डायरेक्शन में धकेलना नहीं है। परसुएजन का मतलब है उस डायरेक्शन को सेफ बनाना जहां सामने वाला खुद चल सके। अगर परसुएजन एक्सप्लेन करने से नहीं होती, अगर इन्फ्लुएंस प्रेशर से नहीं आता, तो फिर रेजिस्टेंस कम कैसे होती है? क्या कोई तरीका है जिसमें फ्रीडम बनी रहे और मैसेज भी पहुंचे? अगला और आखिरी चैप्टर यहीं से शुरू होगा। रेजिस्टेंस को रिड्यूस कैसे किया जाए, बिना ट्रिक्स, बिना मैनिपुलेशन, सिर्फ साइकोलॉजी के जरिए। अगर अभी तक आपको अपने बोलने के तरीके में कुछ बदलाव दिख रहा है, तो अगला चैप्टर सब कुछ कनेक्ट कर देगा। चैप्टर 7, रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस विदाउट ट्रिक्स। जब लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी महसूस होती है। एक आखिरी सवाल से शुरू करते हैं। अगर हर बार प्रेशर देने से रेजिस्टेंस पैदा होती है, अगर कंट्रोल डिजायर बढ़ाता है, अगर अथॉरिटी कंप्लायंस देती है, एक्सेप्टेंस नहीं, तो फिर इन्फ्लुएंस पॉसिबल कैसे है? यहीं पर ज्यादातर लोग ट्रिक्स ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जैक ब्रेम साफ कहते हैं, रेजिस्टेंस को हटाया नहीं जाता, रेजिस्टेंस को जगह दी जाती है। पहली चीज समझिए, इन्फ्लुएंस तब शुरू होती है जब सामने वाला सेफ महसूस करता है। सेफ मतलब अग्री करना नहीं, सेफ मतलब मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा। आप किसी से कहते हैं, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और फिर आप चुप हो जाते हैं। ये साइलेंस ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन यही साइलेंस प्रेशर को डिसॉल्व करती है। जैक ब्रेम के एक्सपेरिमेंट्स में एक चीज बार बार दिखती है। जब लोगों को चॉइस एक्नॉलेज की जाती है, जब उन्हें ये याद दिलाया जाता है कि डिसीजन उनका है, तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आपको ये करना चाहिए, आप कहते हैं अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन पर भी सोच सकते हैं। वर्ड्स बदल गए, कंट्रोल हट गया। रिजल्ट, कॉन्वर्सेशन खुल जाती है, फ्रीडम दी नहीं जाती, फ्रीडम याद दिलाई जाती है। अब दूसरी बात, लो प्रेशर लैंग्वेज, सर्टेनिटी कम, क्यूरियोसिटी ज्यादा। जब आप कहते हैं ये एक तरीका हो सकता है, आप सामने वाले को कॉर्नर नहीं कर रहे, आप उसे एक्सप्लोर करने दे रहे हैं। एक शार्प लाइन याद रखिए, जहां एक्सप्लोरेशन है वहां रेजिस्टेंस नहीं टिकती। तीसरी बात, टाइमिंग। एडवाइस तब दीजिए जब सामने वाला रेडी हो। अनआस्क्ड एडवाइस ऑलमोस्ट हमेशा थ्रेट बन जाती है। आप किसी अपने से पूछते हैं, क्या आप मेरी राय सुनना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो डोर खुल चुका है, अगर नहीं है तो प्रेशर डालकर आप सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। जैक ब्रेम यहां बहुत साफ होते हैं। वो कहते हैं, ऑटोनॉमी रिस्टोर्ड होने पर लोग आपकी बात को अपनी आवाज में दोहराने लगते हैं, और वही मोमेंट रियल इन्फ्लुएंस का होता है। अब इस चैप्टर की कोर वैल्यू समझिए। इन्फ्लुएंस का मतलब जीतना नहीं है, इन्फ्लुएंस का मतलब है सामने वाले को हारने की फीलिंग से बचाना। अब आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें, तो उन्हें यह मत बताइए कि क्या करना है, उन्हें यह महसूस कराइए कि वो फ्री हैं। अब जब भी आप बोलेंगे, आप सुनेंगे, आप महसूस करेंगे कि कहां रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, और शायद आप वहीं रुक जाएंगे। जो लोग फ्री महसूस करते हैं वो आपकी बात सुनते नहीं, उसे अपनाते हैं। अगर इस ऑडियो बुक को सुनते हुए आपको एक भी पल ऐसा लगा हो कि शायद मैं ही प्रेशर बना रहा था, तो इसका मतलब आपने इसे सिर्फ सुना नहीं, आपने समझा है। ऐसे कंटेंट के लिए जो आपको कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी देता है, हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नॉइज नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी जैसी वो सच में है। यहीं ये ऑडियो बुक खत्म होती है। कोई कॉल टू एक्शन नहीं, कोई पुश नहीं, बस अवेयरनेस, क्योंकि अब प्रेशर देने के बाद आप अनजान नहीं रह पाएंगे। और यही साइकोलॉजी की असली ताकत है।